हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले एक सीटेट की सीरीज चलाई थी और जिसका बहुत एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला हमें और काफी बच्चों के सीटेट एग्जाम क्लियर हुए। तो अब मैंने सोचा है कि बीइंग अ फिजिक्स लर्नर, बीइंग अ फिजिक्स टीचर, अब मेरी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि बच्चों को फिजिक्स पढ़ाई जाए। ठीक है। फिजिक्स का एग्जाम जो क्लास 12th का है बहुत ही नजदीक है और बच्चों को इस टाइम मैंने एनालाइज किया है कि एक वन शॉट वीडियोस की जरूरत है। पूरा चैप्टर पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है, उनको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस सीरीज के अंदर हम हर चैप्टर को कवर करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। हम बताएंगे कि वो चैप्टर के ये जो टॉपिक है इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहे तो आपका फिजिक्स का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है बेटा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, बने रहिए पूरी वीडियो में, अच्छे से देखना, खुद के नोट्स बनाना। अगर बने हुए हैं तो उसमें टॉपिक जो मैं बता रहा हूं उनको टिक करते जाइए। ठीक है। क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस वो आपको करनी है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए। ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज क्या होता है बेटा? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है बेटा। जैसे अगर फैन चल रहा है, देखो एक तो उसको हाथ से घुमा दो तो वो तो मैकेनिकल फोर्स हुआ, लेकिन हमने सिर्फ स्विच ऑन किया तो उसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है बेटा? चार्ज फ्लो कर रहा है और वो चार्ज क्या कर रहा है? फोर्स जनरेट कर रहा है। तो चार्ज जहां रहता है वो क्या जनरेट करता है बेटा? फोर्स जनरेट करता है। ठीक है। तो चार्ज बेटा बेसिकली टू टाइप का होता है हमारा। कौन कौन सा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कौन सा बेटा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ के? पहले पॉजिटिव चार्ज को हम रेजिनियस नहीं विट्रस के नाम से जानते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके नाम को फिर बाद में चेंज किया और इसको बोलते थे रेजिनियस। क्लियर है बेटा? ओके। तो चार्ज हमारा बेसिकली किसका टाइप होता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो टाइप का हमारा चार्ज होता है बेटा। क्लियर है बेटा? ओके। कुछ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है तो उनको ध्यान रखना बेटा। ये उसका चार्ज और मास बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का बेटा चार्ज कितना होता है? -1.6 10 टू पावर -19 कूलम। और इसका मास कितना होता है? 9.1 10 टू पावर -31 केजी। बेटा बहुत जरूरी मैं पहले बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ठीक है। प्रोटॉन ये आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, अगर आपको याद नहीं किया ना आपने, आप अपने 2-3 मार्क्स खो दोगे जहां से ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और इसका जो मास होता है 1.6727 10 टू पावर कितना? -27 केजी। ठीक है। 29 या 27 देख लेना। ठीक है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता 27 29 में। न्यूट्रॉन आते हैं। न्यूट्रॉन का जो चार्ज लेस होता है, कोई चार्ज ही नहीं रहता इस पे। ठीक है। और इसका जो मास होता है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। 17 + 49। देखो इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा आंसर में। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है बेटा। समझ के बेटा? तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज कंसिस्ट करता है। तो उसमें सबसे पहली जो चार्ज हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है बेटा हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। कौन सी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज बेटा हमेशा कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है। कैसा होता है? क्वांटाइज। अच्छा, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो किस वजह से आता है? वो आता है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। देखो जैसे मान लो ए बॉडी है हमारे पास और ये बी बॉडी है, इन दोनों को मैंने आपस में रब किया बेटा, रब किया मैंने, तो क्या होगा? हीट जनरेट होगी और हीट जनरेट होने से क्या होगा? हीट जनरेट होने से ये इलेक्ट्रॉन है, दे गेट एक्साइटेड, उनको एनर्जी मिलेगी, है ना? तो मान लो इलेक्ट्रॉन ए से पहले निकला, वो डिपेंड करेगा उसके वर्क फंक्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए। समझ के? तो मान लो इसका वर्क फंक्शन कम है
मान लो इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसमें से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन निकल के मान लो इस पे चला गया बी पे, ठीक है बेटा, तो इस पे प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, समझ के। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे कौन सा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि उस पे प्रोटॉन ज्यादा रहते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है बेटा। और इस पे इलेक्ट्रॉन एक और आ गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एक फिक्स नंबर, एक होल नंबर पे तो ट्रांसफर होंगे भाई, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, कभी ऐसा हो सकता है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, नहीं। तो इसका मतलब जो चार्ज है वो किसके इक्वल होगा, हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होगा। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये जो n है, पहले इसको समझते हैं, n यहां पे इंटीजर है, क्या है बेटा, इंटीजर, मतलब ये माइनस, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता 1.5, क्योंकि इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमेशा इंटीजर आनी चाहिए, बताता रहूं मैं। जैसे मान लो इस पे कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन आए, तो इस पे 3 एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, और इस पे क्या हो गए, 3 एक्सेस प्रोटॉन हो गए, समझ गए बेटा। मान लो यहां पे देखो एटॉमिक नंबर जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं Na और एक Cl का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। Na पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 11, जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन, वही क्या होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 11 ही प्रोटॉन इसके एटम में। क्लोरीन 17, 17 ही इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 17 है, 17 ही प्रोटॉन। जब इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बताओ मुझे। इस पे हो गए बेटा 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। इस पे देखो, इस पे कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन और कितने हो गए, 17 प्रोटॉन। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, समझ गए बेटा। अब ये देखो मेरी बात सुनो, इसमें नेट कितना है, इस पे नेट प्रोटॉन ज्यादा है, एक प्रोटॉन, तो इसके ऊपर आ गया प्लस ई चार्ज, समझ गए। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई मतलब होता है बेटा 1.6 10 टू पावर माइनस के 19 कूलम। एक प्रोटॉन बराबर जितना चार्ज आ गया इस पे, और इस पे क्या आ गया, देखो 17 प्रोटॉन ने तो 17 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल कर दिया, इस पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसलिए इस पे आ गया माइनस ई चार्ज। कितना आ गया बेटा, माइनस ई चार्ज। जब 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होंगे तो -2 ही आ जाएगा, और इस पे कितना आ जाएगा, +2 ही आ जाएगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन इस पे हो जाएंगे तो -3 आ जाएगा, और इस पे कितना आएगा, +3 आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पे, ये तो एक एग्जांपल है, तो किसी भी बॉडी पे जो प्लस और माइनस चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से आता है। अगर +3 चार्ज है इसका मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा है, 3 प्रोटॉन ज्यादा है। अगर किसी पे -3 चार्ज है मतलब उस पे प्रोटॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कितने, 3। तो माइनस किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा, इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो माइनस है वो इस वजह से आया क्योंकि उस पे क्या ज्यादा है बेटा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, समझ के। तो अब देखो यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी हैविंग 5 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, 5 एक्सेस इलेक्ट्रॉन मतलब उस पे 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है उसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऐसा भी तो हो सकता है उसपे 100 प्रोटॉन है, 105 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो 5 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। 5 एक्सेस मतलब प्रोटॉन के मुकाबले 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या होगा, 100 प्रोटॉन से 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया, 5 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा Ne, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लगाएंगे n की वैल्यू, समझ के। तो माइनस, और E की वैल्यू बेटा, E की वैल्यू ना प्लस होती है ना माइनस होती है, E की वैल्यू E होती है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज -10 टू पावर -19, तो ये आ जाएगा 1.6 10 टू पावर -19 कूलम। तो ये आ जाएगा बेटा 16 8.0 10 टू पावर -19 कूलम, इतना चार्ज आ गया उस बॉडी में, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है ये कि इतना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कैसे कि इज 3.2 10 टू पावर -19 कूलम चार्ज इज पॉसिबल, क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल है, देख लेते हैं, n से पता लगेगा। तो n क्या होता है बेटा, भाई q इज इक्वल टू n ही होता है बेटा, तो n क्या हो जाएगा, q बाई e। q कितना है, q बताना बेटा जी, q है हमारे पास 3.2 10 टू पावर -19, ओके, और e कितना है 1.6 10 टू पावर -19,
ये 2 पे कट गया, यस n की वैल्यू इंटीजर आई, पॉसिबल है। ओके अच्छा, ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए जरा, इज 3.2 10 टू पावर नहीं 3.6 10 टू पावर 19 कूलम चार्ज इज पॉसिबल, देख लेते हैं। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, n बाई ई, n इक्वल टू Q बाई ई। तो Q कितना आएगा, 3.6 10 टू पावर माइनस प्लस 19 अपॉन 1.6 10 टू पावर माइनस 20, ये आएगा 10 टू पावर 38 हो जाएगा बेटा जी। और ये कितना आएगा, ये कटेगा, ये पूरा तो नहीं कटेगा भाई, पॉइंट हाँ 2.2 कुछ करके आ रहा है, और निकाल लेना। तो आप कहोगे सर ये इंटीजर, और आप ना आप ये बोलोगे कि इंटीजर नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं बेटा, अब पावर को भी तो देखो जरा, क्या पावर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये इंटीजर हो सकता है? हाँ हो सकता है, एक पावर कम कर दो, या इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, समझ गए? तो ये अब इंटीजर बन गया, अभी आप बोल रहे थे इंटीजर नहीं है और ये अब इंटीजर बन गया, ठीक है। तो अगर पावर पॉजिटिव है, एक भी पावर पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना, वो चार्ज पॉसिबल है। क्यों? वो पावर इतनी ज्यादा है, वो इससे मल्टीप्लाई करके उसको इंटीजर बना ही देगी, समझ गए? तो कभी भी चार्ज अगर पॉजिटिव में दिया हुआ, पॉजिटिव पावर की टर्म में दिया है, तो वो चार्ज हमेशा पॉसिबल होता है बेटा, ठीक है। ओके, चार्ज की एक और प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना, चार्ज की प्रॉपर्टीज है बेटा एडिटिव। कैसा है बेटा? एडिटिव। दूसरा, चार्ज एडिटिव इन नेचर का होता है। कैसा बेटा? एडिटिव, मतलब हम चार्ज को सिंपली ऐड कर सकते हैं। चार्ज इज स्केलर, चार्ज इज स्केलर, और स्केलर मतलब कुछ नहीं, नथिंग बट गिनतियां। हम गिनती है जैसे नंबर से उनको ऐड कर सकते हैं, हाँ चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ 3 चार्ज है, यहाँ मान लो 2 चार्ज है, जगह जगह 3-4 बॉडी पे 3-4 जगह चार्ज है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, हाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस बॉडी पे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट डॉट, इसी को हम एडिटिविटी बोलते हैं। तो ऐड कर लो, 3E माइनस 2E माइनस E प्लस 4E, समझ के? तो कितना आएगा बेटा? 3E 4E गया, तो माइनस 2E, तो उस बॉडी पे नेट कितना चार्ज है बेटा? इतना चार्ज है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? एडिटिविटी बोलते हैं, समझ के? उसके बाद आता है हमारे पास एक और चीज है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या होता है बेटा? चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन क्या होता है? देखो, चार्ज का जबरदस्ती इंड्यूस हो जाना। इंड्यूस वर्ड का मतलब होता है जो कहीं बाहर से आया है, हमने उसको इंड्यूस, थोपा गया है, उसको थोपा है हमने उसके ऊपर, समझ के? तो जैसे मान लो ए, ये बॉडी है हमारे पास, और ये हमारे पास बी है, समझ के? अगर ये बॉडी चार्ज्ड है और इसको इस बॉडी के पास लेके आया, तो इस बॉडी पे क्या होगा? जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और नेगेटिव तो रिपेल होंगे, तो नेगेटिव दूसरे चार्ज पे, दूसरी साइड पे चले जाएंगे, समझ के? तो ये बॉडी अब क्या हुई? ये हो गई बेटा चार्ज्ड, मतलब चार्ज सेपरेशन हो गया इसके अंदर, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। हाँ, नेट चार्ज अभी भी बॉडी के ऊपर कितना है? 0 ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर इसी बॉडी को आप आगे देखो, यहाँ पे ये पॉजिटिव था और ये हमारा एक नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है दूसरे हिस्से में। बेटा जी अगर यहां हम क्या कर दे, इसको ग्राउंड से कवर कर दे, मतलब ग्राउंड से कनेक्ट कर दे, तो ये वाला जो चार्ज है इस तरफ वाला, वो कहां चला जाएगा? ग्राउंड में। ये वाला क्यों नहीं जाएगा सर? बेटा ये इसने अट्रैक्ट कर रखा है ना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ग्राउंड करने से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो और इंक्रीज होगा, समझ के? क्लियर है? जो एक्सेस चार्ज है, जो उस साइड का चार्ज है, वो क्या हो जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है बेटा। ओके अच्छा, ये तो इंडक्शन हुआ। अगर मान लो टच कर दे, तब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो एक बॉडी है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, उनको टच कर दिया, कोई चार्ज नहीं है, टच कर दिया, टच, पहले सिर्फ पास लेके आ रहे थे, अब क्या कर दिया? टच। तो टच करने से कुछ चार्ज इधर भी चला जाएगा, है ना। मान लो इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है, ठीक है। इस पे चार्ज q1 है और इस पे चार्ज q2 है। अभी 0 है q2 की वैल्यू, मुझे पता है, ठीक है। तो अगर बट इस पे भी कोई चार्ज हुआ, तो हम एक कॉमन फॉर्मूला दे देते हैं, आफ्टर टचिंग जो चार्ज होता है वो कितना होता है बेटा? वो किसके इक्वल होगा? q1
डैश इक्वल टू क्या होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 और यहां पे आएगा Q1 प्लस Q2, समझ के। और दूसरी बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, इस वाली बॉडी पे होगा R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, ये होगा, समझ के। क्लियर है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी इसका मतलब देखो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज जो नया चार्ज होगा वो हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, रेडियस पे। यानी जिसका जो स्फीयर ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा चार्ज एक्युमुलेट करेगा, समझ के, उस पे ज्यादा चार्ज आएगा। करके देख लेते हैं, चलो देखो पहली वाली बॉडी पे मान लो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसकी रेडियस को हम 1 मीटर मान लेते हैं, इसकी रेडियस को हम 2 मीटर मान लेते हैं। इस पे कितना चार्ज था बेटा, मान लो 2 माइक्रोकूलम, और इस पे मान लो, इस पे कितना मान लेते हैं हम, 0 मान लो, चलो 0 ही, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं Q2 डैश, Q2 की वैल्यू हम 0 पुट कर लेंगे तो क्या आएगा बताओ। देखो Q1 डैश इक्वल टू R1, R1 कितना बेटा 1 अपॉन में R1 प्लस R2 1 प्लस 2 इंटू चार्ज Q1 डैश, Q1 पे कितना है बेटा 2 प्लस इस पे कितना है 0, तो कितना आएगा 2 इंटू यानी 2/3, कितना आएगा बेटा 2/3 माइक्रोकूलम पहले वाले पे आ जाएगा। ऐसे Q2 डैश कितना आएगा, इस पे Q2 डैश कितना आएगा देख लेते हैं जरा, 1 रेडियस कितना दूसरे का 2 और 1 प्लस 2 और चार्ज कितना है बेटा Q1 प्लस Q2 मतलब 2, दूसरे पे तो 0 है तो कितना आएगा 4/3, कितना आएगा बेटा 4/3। तो ये 4/3 ऑफ कोर्स इस पे ज्यादा चार्ज आया है ना। क्यों आया इस पे ज्यादा चार्ज, क्योंकि ये बड़ा रेडियस है, जो स्फीयर जितना बड़ा उस पे ज्यादा चार्ज आएगा। तो एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इसको मार्क कर लीजिए बेटा कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अगली प्रॉपर्टी है बेटा चार्जिंग बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but it can transfer, but it can transfer from one body to another या one place to another, from one place to another place to another place। क्लियर है बेटा, ओके। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये हमारी। अगला अब आते हैं हम कूलम्ब्स लॉ पे बेटा, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ ने बताया कि जो दो चार्जेस है चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो चाहे कैसे भी हो, है ना, मान लो Q1 और Q2 है दोनों चार्ज और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो कूलम्ब ने बताया कि बेटा इनके बीच में जो फोर्स है वो डिपेंड करता है इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। अगर Q1 Q2 के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r², डिस्टेंस के स्क्वायर के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो कंबाइन कर लेंगे यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा r², और यहाँ कांस्टेंट आएगा बेटा प्रोपोर्शनल हटाने के लिए k Q1 Q2 अपॉन में r²। ये k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, सबसे पहली बात तो ये k है, k मतलब एक कांस्टेंट है ये, और k की वैल्यू क्या होती है बेटा, स्मॉल k होता है ये 1/4πε। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12, ठीक है। कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 इसकी यूनिट होती है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी कि परमिट करना, हर एक मीडियम एक जैसा परमिट नहीं करता अपने अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस को। जैसे अगर तुमने उसको चार्जेस को, इस चार्जेस को मान लो वैक्यूम में रखा है और अगर तुमने क्या हुआ ये चार्ज कहां पानी में डाल दिए, क्या इन दोनों के बीच में सेम फोर्स होगा, नहीं, पानी तो अलाउ नहीं करेगा, इनकी जो लाइंस है इनके बीच की जो फोर्स की लाइन है वो तो अलग होंगी ना, समझ के। तो फोर्स पहले मान लो ज्यादा लाइन जा रही थी यहां से यहां तक की, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, समझ गए। अब लिखो, लेकिन ये लाइंस क्या होंगी, परमिट नहीं करेगा, वाटर तो अलाउ नहीं करेगा इनको, समझ के। क्लियर है बेटा, ये दूसरा मीडियम अलाउ नहीं करेगा तो परमिट, ये लाइंस कम होंगी तो फोर्स भी कम हो जाएगा,
समझ के बेटा। तो हर एक मीडियम अलग अलग हिसाब से परमिट करता है, परमिशन देता है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गुजरने की, समझ के। ओके, फोर्स की लाइन को गुजरने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 9 10 टू पावर 9। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये आएगा 1/4 3.14 और 8.85 10 टू पावर -12। इसको सॉल्व करेंगे बेटा जी, ये आएगा हमारे पास 9 10 टू पावर 9। इस यूनिट को उल्टा कर देना, समझ के। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलम -2 न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू किसकी आएगी, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम न्यूटन से, ओ कूलम्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, कूलम्स लॉ। आए समझ में बेटा, ठीक है। अच्छा ठीक, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं बेटा। आगे क्या हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। देखो अभी हमने बात करी थी, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली में एक क्या होता है बेटा, कि मान लो ये Q1 Q2 दो चार्ज पार्टिकल है हमारे, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। अच्छा, मैंने इनको कहां पे रखा, वैक्यूम में रखा। कहां पे रखा बेटा, वैक्यूम में। अब मैंने उठा के इनको पानी में डाल दिया, या किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया, पानी में डाल दिया, शहद में डाल दिया, अल्कोहल में डाल दिया, ठीक है। अब ये मान लो मीडियम में है, तो इनके बीच में फोर्स चेंज हो जाएगा। क्यों, वो लाइंस नहीं जा पाएंगे एक दूसरे की तरफ। इसकी फोर्स को मैं बोल रहा हूं F0। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। समझ के, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन नहीं आने वाली। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की रेशियो क्या होती है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, या फिर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन वैक्यूम, इसके इक्वल होगा। समझ में आया, क्लियर है बेटा। ये कैसे आया, देखो F0 की वैल्यू रखो। F0 क्या होता है बेटा, K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और K की वैल्यू क्या होती है बेटा जी, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा FM कहाँ आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FM Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ F ये मीडियम चेंज होगा ना बेटा, इसको एप्सिलॉन M बोलेंगे। इनको डिवाइड करो, यही आएगा, ठीक है। इसको K को एप्सिलॉन R भी बोलते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। समझ के, ये बताता है बेटा कि हर एक मीडियम के अंदर जो फोर्स की वैल्यू वो चेंज हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जो फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में वैक्यूम में है वही फोर्स उन मीडियम में रहे, नहीं, वो चेंज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं बेटा। देखो जैसे दो चार्ज पार्टिकल इनके बीच में, यहां इनके बीच में मान लो 80 न्यूटन फोर्स है ना, 80 न्यूटन फोर्स है। अब मैंने उनको वाटर में डिप करा, ये क्या है, मान लो वाटर है। तो बताओ न्यू फोर्स कितना होगा। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि कैपिटल के, वो कितना होता है बेटा, 81, ठीक है। तो बताओ इसमें कितना फोर्स रहेगा। तो हमें पता है कि क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। हमें मीडियम में फोर्स चाहिए, तो F0/K आ जाएगा। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना था पहले, 81, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, 81। मैंने जानबूझ के वो फोर्स लिया है 81 ताकि कट जाए। तो कितना बचा, 1 न्यूटन। कहां उन दोनों के बीच में फोर्स कितना था, 81 न्यूटन था, और पानी के अंदर वो कितना रहा, सिर्फ 1 न्यूटन। समझ रहे हो आप। तो मीडियम चेंज होने से फोर्स की वैल्यू चेंज होती है बेटा, हाँ चेंज होती है, समझ के। ओके, क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं कूलम्स लॉ के। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेटा मान लो दो चार्ज पार्टिकल हैं, उन दोनों का जो चार्जेस है वो हाफ कर दिए मैंने भाई, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये है हमारा कूलम्बिक फोर्स। अब मैंने क्या कर दिया, चार्जेस को आधा कर दिया और डिस्टेंस को स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया, ये मत करना, ये स्क्वायर का मतलब क्या है, डबल कर दिया, डिस्टेंस का डबल कर दिया, सॉरी डिस्टेंस का क्या कर दिया बेटा, डबल कर दिया। तो आप ना जब यहां ऐसे करो तो ऐसे मत करना बेटा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आर स्क्वायर है ना, तो यहां पे लिख दो 2r², डिस्टेंस को हम डबल कर रहे हैं। तो क्या आएगा, के नया फोर्स, वो कहेगा नया फोर्स बताओ। अगर मैं दो चार्ज पार्टिकल है, ये Q1 Q2, इन दोनों को आधा कर रहा हूं, मतलब इसका छोटा छोटा, इनको कट करके मैं K1/2 कर रहा हूं, Q1/2, और डिस्टेंस को डबल कर रहा हूं, 2r कर रहा हूं, ये पहले r थी, है ना। तो नया फोर्स क्या होगा,
नए फोर्स निकाल लेते हैं बेटा। पहले ये नंबर है ना जो हमारे पास, इन नंबर्स को देखना, ठीक है। तो ये नंबर्स क्या है, बस इन नंबर को निकालना है। ये कितना आएगा, Q1 Q2 बाय 2 2 4 और यहाँ आएगा 4r²। तो 4 4 16, तो आएगा K Q1 Q2 अपॉन में 16r²। ठीक है। तो नया फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, नया फोर्स हो जाएगा, ये क्या है, ये तो ओरिजिनल फोर्स था हमारा F/16, तो नया फोर्स हमारा 1/16 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर मान लो एक चार्ज है और वो बहुत सारे चार्जेस से सराउंडेड है, तो बताओ उस पर नया फोर्स कितना होगा। मान लो एक Q1 है, ठीक है, एक Q0 है, मान लो एक चार्ज है Q1, इससे भी गिरा है, इससे भी गिरा है, इससे भी गिरा है, और ये Qn है। तो इस पे तो ये भी फोर्स डालेगा भाई। इस फोर्स को मैं बोलूंगा F01। क्या बोलूंगा मैं इसको, F01, मतलब फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू फर्स्ट। ये भी फोर्स डालेगा भाई F02, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू सेकंड। ये भी डालेगा F03, सब मिलके पीट रहे हैं इसको। ये भी डालेगा इसको F0n। तो इसको कितने घूसे पड़े, मतलब टोटल फोर्स कितना पड़ा, वो सबके वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है किस पे, जीरो पे, तो टोटल फोर्स कितना होगा, F01, F02, F03 डॉट 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 F0n। मतलब सारे फोर्स को वेक्टरली ऐड करना है, वेक्टर तरीके से ऐड करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दो, मान लो ये 2 न्यूटन लगा रहा है, ये 3 न्यूटन लगा रहा है, ये 4 न्यूटन लगा रहा है, ये 5 न्यूटन, सबको ऐड कर दोगे, 2 3 4 5, नहीं ऐसा नहीं बेटा, उनको वेक्टर तरीके से ऐड करो। और वेक्टर तरीका क्या कहता है, वेक्टर तरीका ये कहता है कि टोटल फोर्स किसी बॉडी पे होगा F1² प्लस F2²। मान लो दो फोर्स है, 2F1 F2 cos थीटा, समझ के, इसके इक्वल होगा। समझ के? क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हाँ देखो, फाइंड द नेट फोर्स ऑन गिवन चार्ज पार्टिकल। ठीक है, मुझे पता था क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ऐसे ही बता रहा था। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम है। यहाँ पे हमें यहाँ पे फोर्स लगाना है, ठीक है। तो अब देखो इस पे फोर्स लगाना है, किस पे, पी पे, कह रहा है पी पे फोर्स लगाना है। अब पी पे ये फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा बेटा, है ना। देखो ये फोर्स लगा रहा है, इधर लगा रहा है, ये मान लो -3, एक को माइनस मान लेते हैं, चलो ये 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है, ये ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। हमें पी पे निकालना है। देखो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं ये फोर्स नहीं लगा रहा है, इस पे लगा रहा है, लेकिन हमें पी पे कैलकुलेट करना है। तो बेटा जी ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स इधर होगा। इस फोर्स को मैं बोलूंगा FPA, फोर्स ऑन पी, जो अंदर लिखा जाता है उस पे फोर्स होता है, फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए। और ये क्या होगा, ये होगा, देखो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो लगा बेशक से ये रहा है इस फोर्स को, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन इधर होगी। इसको बोलेंगे हम फोर्स ऑन P ड्यू टू B, बट डायरेक्शन उसकी इस तरफ है। समझ गए? तो अब इन दोनों को ऐड कर लो। पहले तो फोर्स ऑन FPA निकाल लो। क्या फॉर्मूला बेटा, K Q1 Q2 अपॉन में R²। समझ गए? तो K पता ही है तुम्हें, 9 × 10⁹। Q1 कितना है बेटा जी, 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो कितना होता है, -6। इन वैल्यूज को याद रखना है ना बेटा, माइक्रो, नैनो, ठीक है। Q2 कितना है, 3 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। और डिस्टेंस कितनी इन दोनों के बीच में, 10 मीटर। ठीक है। F कौन सा, ऐसे ही FPB निकाल लो, K Q1 Q2 मतलब कितना होगा, अरे 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 अरे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये इससे होता है K Q1 Q2, सीधा फॉर्मूला लगा दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, 9 × 10⁹। पहला चार्ज कितना है, माइनस नहीं लगाना, 3 माइनस, सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं बेटा जी, ठीक है। 3 × 10⁻, कितना, -6, और कितना, वो भी 3 × 10⁻6 होगा, -6। अब ऑन डिस्टेंस कितनी है, स्क्वायर। ठीक है। अब इनको ऐड कैसे करोगे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, ये बोल तो रहा है 90, अगर ये 90 है तो दैट मींस क्या होगा, ये भी 90 होगा, है ना बेटा। ये टोटल कितना होता है, 180 होता है ना। तो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में। हमें इन दोनों के बीच का एंगल देखना है, दोनों जो फोर्सेस है,
ठीक है, ये वाला ना कि ये वाला, हमें ये एंगल देखना है ये, और ये कितना है ये मुझे पता ही चल गया, ये 90 है तो बेटा ऑफ कोर्स ये भी 90 होगा। क्यों, ये वाले एंगल ये कितना होगा 180 होगा यहां से यहां तक, अगर ये 90 है तो ऑफ कोर्स ये 90 होगा। तो फोर्स ऐड कर लो बेटा F1, तो नेट फोर्स क्या आएगा, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90। सॉल्व कर लो, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस ऐसे ऐड करने हैं बेटा, ऐसे कुछ सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरीके से, इस वाला कर लेते हैं। कैलकुलेट, देखो दो चार्जेस है, मान लो Q और प्लस Q, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है, मान लो एक और दूसरे चार्ज पार्टिकल की एंट्री होती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। मैं इसको कहां रखूं कि पूरे सिस्टम का जो चार्ज है वो 0 हो जाए, है ना। देखो कभी भी ध्यान रखना कि कोई चार्ज आता है, ठीक है, वो इन दोनों के फोर्स को नहीं इफेक्ट कर सकता कभी भी। कितने भी चार्ज पार्टिकल ले आओ, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इनके बीच में मोहब्बत है, जो प्यार है, वो तीसरे की एंट्री से नहीं चेंज हो सकता। मान लो इसका बेस्ट फ्रेंड आ जाए, इसका बेस्ट फ्रेंड मान लो एंट्री मार दे, बीच में भांजी मार दे, कभी भी वो दो चीजों के, दो चार्जेस के बीच के प्यार को नहीं गड़बड़ा। हाँ, टोटल फोर्स पूरे सिस्टम का वो बदल जाएगा भाई। ठीक है, समझ गए। तो ये आने से देखो यहां पे ले आया, मान लो मैं इसको यहां पे ले आया, कितना दूर, यहां से x डिस्टेंस दूर। ठीक है, तो इसको मैंने यहां रख दिया कि वो कह रहा है कि पूरे सिस्टम का फोर्स 0 हो जाए। ठीक है, करते हैं अभी। ये मान लो यहां से x डिस्टेंस दूर रख दिया मैंने यहाँ पे, तो बाकी डिस्टेंस कितनी होगी, r माइनस एक्स हो गई। ठीक है, तो कह रहा है पूरे सिस्टम का फोर्स 0 हो जाए, यानी इसका मतलब क्या होगा, F क्या बेटा जी, F क्यू इनके बीच का जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाए, इन दोनों के फोर्स के इक्वल हो जाए, है ना। ये क्या करेगा, इसको इधर भगाएगा, रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, इसको इधर भगाएगा। जब दोनों का फोर्स बराबर रिपेल करेगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, है ना जी। तो इसका मतलब इन दोनों के फोर्स और इन दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में बोलेंगे हम सिस्टम को। तो एफ क्यू 4Q के बीच में जो फोर्स है, चलो देख लेते हैं। तो K Q1, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q, और डिस्टेंस उन दोनों के बीच में x स्क्वायर। पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज 4Q, और डिस्टेंस उन दोनों के बीच में r माइनस एक्स स्क्वायर। K से K खत्म, Q से Q खत्म, और Q से Q खत्म, तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/r माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू 2/r माइनस एक्स। ठीक है, तो दोनों तरफ कोर्स मल्टीप्लाई कर लो, r माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 2x। r इक्वल टू नहीं, x चाहिए हमें, x चाहिए बेटा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, ये x उधर जाएगा, x इक्वल टू r/3। कितना आएगा बेटा, r/3, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, r/3, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, 2r/3। सीधी सी बात है, समझ गए। तो इसको यहां से r/3 डिस्टेंस पे रखो, और उसको इससे यहां से दूर रखो, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है ना, तो उससे थोड़ा दूर रखो, इससे थोड़ा नजदीक रखो। तो ये r/3 डिस्टेंस में। एक इसका सिंपल एक नॉर्मल ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है बेटा, देखो ध्यान से, अगर हम निकालना चाह रहे हैं कि वो कहां डिस्टेंस, x की वैल्यू, ये ध्यान रखना, ये x की वैल्यू हमेशा स्मॉलर चार्ज पार्टिकल से होगी। किससे होगी बेटा, स्मॉलर चार्ज पार्टिकल से। तो वो वैल्यू होगी हमारे पास r/√n+1। याद रहे √n का है, n सिर्फ n का, n मतलब कितने टाइम से वो चार्ज, कितने टाइम है एक चार्ज दूसरे के, जैसे r यहाँ पे इस चार्ज का कितना टाइम है, ये 4 गुना 4 गुना है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 4। समझ के, n मतलब कितने टाइम से वो एक चार्ज दूसरे के। तो यहां पे क्या आ जाएगा, r अपॉन, और ये कितना आएगा 4 का रूट 2 और +1 यानी r/3। अभी तो आ गया वही फॉर्मूला, समझ के बेटा जी। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, r/3। क्लियर है, ओके। अब आगे चलते हैं हम, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेटा। किस पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हर एक चार्ज पार्टिकल की एक अपनी लिमिट होती है, वो जहां तक दूसरे चार्ज पार्टिकल को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। जिस तरीके से एक मैग्नेट है, मैग्नेट एक दूर से ही आपने देखा होगा अट्रैक्ट कर लेती है, रिपेल करती है, भगा देती है उस दूसरी मैग्नेट को। तो ऐसे ही चार्ज पार्टिकल की भी एक एरिया होता है, हर एक की औकात होती है कि भाई मैं यहां तक
दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकती हूँ या रिपेल कर सकती हूँ, वो क्या होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं उसको। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मेजर करेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कम या ज्यादा है, एक फॉर्मूला तो होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने का, वो होता है फोर्स बाय चार्ज। क्या होता है बेटा, फोर्स बाय चार्ज। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो फोर्स बाय चार्ज की यूनिट होगी बेटा न्यूटन पर कूलम। क्या होगी बेटा, न्यूटन पर कूलम। और याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होगी, उसका फॉर्मूला होगा बेटा E का फॉर्मूला होगा के क्यू बाय आर। क्या होगा, के क्यू बाय आर। ये सोर्स चार्ज है जिसकी फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, समझ के। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लो मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा, यहाँ वेक्टर नहीं, अगर यहाँ वेक्टर तो वहां भी वेक्टर आना भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या होगा बेटा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के वही 9 × 10⁹, क्यों, मतलब इसका जो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसका चार्ज और अपॉन में आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा 1/r स्क्वायर के। ये ध्यान रखना, समझ के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी, समझ के। नेक्स्ट, अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, देखो ये माना गया कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल्स को जो इफेक्ट करता है, चाहे रिपेल करे चाहे अट्रैक्ट करे, वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होता है। बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस जाती है इस चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल में। भाई एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को पुल कर देती है, खींच लेती है, रस्सियां थोड़ी ना बंधी है उनके बीच में जिससे खींच लेती है। तो माना गया है कि देयर आर इमेजिनरी लाइंस, दिखाई नहीं देती वो, समझ के विजुअलाइज किया कर सकते हैं हम, सिर्फ उसको थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे देख नहीं सकते। तो यहां पे ये लाइंस कैसी होती है बेटा, स्ट्रेट भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, कर्व भी, समझ गए। ये लाइन कैसी होती है, हमेशा कर्व भी हो सकती है, ओके। इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। ये हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव। कहां से स्टार्ट होती है बेटा, पॉजिटिव से, पॉजिटिव एंड कहां पे, नेगेटिव चार्ज। एंड कहां होती है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ओके। सबसे पहले दूसरा, आइसोलेट चार्ज पार्टिकल के लिए कैसे होंगे, देखो आइसोलेट मतलब सिंगल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा मैं, सिंगल नाम से कभी तुम ओपन हो जाओ, ठीक है, मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, ठीक है। मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये हो जाएगा हमारे पास, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिखाई देती है, ऐसे, समझ के, आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ओके बेटा, ठीक 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 ठीक, ओके। ये तो तुमने ऐसे बंद कर दिया, अब ये कैसे होगा, ठीक है, हाँ। दूसरा क्या है, ये हो गया, ओके। दूसरा ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। अगला क्या है हमारे पास, सेकंड बेटा, दे आर कंटिन्यूस, दे आर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होती है बेटा। कंटिन्यूस का मतलब ऐसे है, देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये फील्ड लाइन ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे नहीं, यहां से गई, देखो मैं दिखाता हूं, ऐसे ऐसे नहीं जा सकती, कॉन्टिन्यूस ऐसे ऐसे जा सकती है, कोई ऐसा नहीं बीच में सडनली ऐसे चेंज हो गई। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि कॉन्टिन्यूसली इसी तरीके से स्मूथली जाएंगी, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं बेंट हो जाएंगी, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस होती है ये, ओके, कॉन्टिन्यूस कर्व्स होती है, समझ के, कर्व भी बना सकती है ये, ओके। और एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर मान लो पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, मान लो एक ऐसे ले लो, ये मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये ध्यान रखना कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वो क्या होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है कंपैरेटिवली, यहाँ पे ये ए है ये बी है। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ज्यादा होगी, ई ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी कंपैरेटिवली बी पे। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि मैं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहां पे रखता हूं, ठीक है, क्या तुम्हारे घर जहां भी तुम हो इस टाइम, जहां से भी वीडियो देख रहे हो, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हारे पास तक आ रही होंगी, ये बताओ। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लॉन्ग रेंज, बट वो तुम्हारे तक आते आते इतनी वीक हो चुकी होंगी, ठीक है, कि वो क्या होंगी बेटा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी वीक हो चुकी होगी, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेग्लिजिबल लगेगी। समझ के? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो होती है, उसकी ताकत होती है, वो उसकी क्लोजनेस की वजह से होती है। जितनी क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तुम्हारे आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतनी दूर हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी बेटा, तुम्हें तो उनका इन्फ्लुएंस पता ही नहीं चलेगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। समझ के? ओके, बट ये लॉन्ग रेंज होती है, ध्यान रखना बेटा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है दे डू नॉट close they do not cut each other, do not cut each other। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट, कट या इंटरसेक्ट, यस इंटरसेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा था मुझे, इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों बेटा, क्यों नहीं करती? देखो ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो कट करेंगे तो क्या होगा, देखो जो जो टेंजेंट है, टेंजेंट पहले टेंजेंट क्या होता है, देखो टेंजेंट एक वो लाइन होती है किसी भी सर्कल की, जो एक पॉइंट को टच करती है, ठीक है, क्योंकि सर्कल की कोई डायरेक्शन नहीं है। क्या सर्कल की कोई डायरेक्शन होती है? नहीं, सर्कल की डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग होती है। मान लो पत्थर बांध के आप घुमाते हैं उसको, अगर वो इसकी रस्सी यहां से टूट गई तो वो ऐसे जाएगा, अगर यहां टूट गई तो ऐसे जाएगा, यहां टूट गई तो ऐसे जाएगा, इसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब कर्व में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे कर्व में होगी, ये कर्व में होगी, तो इनकी डायरेक्शन टेंजेंट, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो और इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। क्या एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, इसका मतलब दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है एक पॉइंट पे। क्लियर है बेटा? ओके। अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर मान लो पॉजिटिव है हमारे पास, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएगी और वापस रिपेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव है, उसके अंदर थोड़ी ना घुस सकती है वो। क्लियर है? तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे रिपेल हो जाएगी, और ये लेटरल प्रेशर, एक दूसरे पे प्रेशर भी जनरेट करेंगे, ध्यान रखना। ऐसे नेगेटिव है, नेगेटिव में बस डायरेक्शन तो मैं अपोजिट करनी है, इनवर्ट करनी है, ठीक है। तो वो नेगेटिव भी एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकती, ध्यान रखना, ठीक है, रिपेल करने लगेंगी। तो ये लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे पे, तभी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो रिपेल करती है, रिपल्शन करती है। समझ के? नेक्स्ट बेटा, आगे क्या हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब, डाई मतलब दो और पोल मतलब पोलैरिटी। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं, जैसे मान लो इक्वल प्लस क्यू और ये क्या होगा माइनस क्यू। समझ के? जैसे HCl मॉलिक्यूल है, वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, जिसपे जितना इस पे प्लस पोलैरिटी होती है उतनी इस पे माइनस पोलैरिटी होती है। समझ के? चार्ज ट्रांसफर नहीं करना, बस इन पे देखना है कि जो चार्ज अपीयर हो रहा है वो इक्वल अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेटा, स्मॉल जो चार्ज है दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, डाइपोल देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए कि भाई डाइपोल हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए आता है हमारा डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q इंटू 2A। क्या होता है बेटा, Q इंटू 2A। 2A मतलब देखो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, है ना, प्लस क्यू, यहां इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम प्लस माइनस, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी लेंगे हम 2A। 2A का मतलब डबल नहीं है डिस्टेंस, ये ध्यान रखना। देखो एक्चुअली में जब आगे हम डेरिवेशंस करेंगे तो इनका हाफ होगा, किसका, डिस्टेंस का हाफ होगा। अगर मान लो तुमने A मान लिया, मान लो A मान लिया होता है डिस्टेंस को, तो इसका आधा कितना होगा, A/2 और A/2। 2A मानने से ये फायदा है कि अगर तुम आधा करोगे तो A होगा, ये यहां से तक का, और ये भी A होगा, तो जो डेरिवेशन है वो हमारी सिंपलर हो जाएगी, ठीक है।
अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फॉर ए क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल 20 मीटर दे रखा है, तो 2a ऐसा मत कर देना 2 इंटू 20, नहीं बेटा, जो 2a है वही 20 है ना, तो 2a की जगह इक्वल लिख दो ना 20, ना कि 2 इंटू 20। ठीक है, वो इसलिए किए गए हैं ताकि बेटा डिस्टेंस है हमारे पास क्या होंगे, डिस्टेंस हमारी जो है वो सिंपलर हो जाए और डेरिवेशंस हमारे इजी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आगे आते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन पे हमें इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेक करनी है। अच्छा, डायरेक्शन देख लेते हैं जरा एक बार। डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या होती है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्यों, ये जो है ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पे पहुंच रही है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा होगी बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस ध्यान, ये चीज ध्यान रखना। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, पी की, देखो पी क्यू इंटू 2a, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर, तो कूलम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये सी बड़ा है, सेंटीमीटर में सी भी छोटा होता है, एम भी छोटा होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेक कर दी है। ठीक है, कैसे, एक्सियल लाइन का मतलब क्या है, देखो जरा ध्यान से, कि मान लो एक डाइपोल है हमारे पास, ये मान लो यहां पे माइनस क्यू है और यहां पे प्लस क्यू है, इन दोनों की डिस्टेंस बेटा 2a है। अब इसी एक्सिस पे हमें क्या निकालनी है, यहां पे इस P पॉइंट पे, एक P पॉइंट है यहां पे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यहां पे इस P पॉइंट पे। किसकी भाई, वहां पे ये चार्ज पार्टिकल भी कुछ फील्ड बना रहा होगा भाई, ये भी तो कुछ फील्ड एक्सर्ट कर रहा है वहां पे, इसकी भी कुछ फील्ड होगी वहां तक। अच्छा, सेंटर से वो डिस्टेंस कितनी है बेटा, r, कितनी डिस्टेंस है r। ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल वहां पे कितनी फील्ड होगी बताओ मुझे जरा, इस चार्ज पार्टिकल की वहां पे कितनी फील्ड होगी बताओ। सबसे पहले इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, नेगेटिव है ना, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड होती है, और पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। समझ के, तो पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड होगी। किसकी, इसकी, इसकी देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 इधर, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा E2। समझ के, क्लियर, क्यों, ये तो पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसको देख लेते हैं, E2 और E1 का डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ के, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये ध्यान रखना, कंसिडरेशन जरूर करना है आपको, कंसिडर ये चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू प्लस क्यू है ना, are separated by small distance 2a, let we have to calculate electric field intensity at distance r on axial line, let E1 is the electric field intensity due to minus q charge and E2 is the electric field intensity due to plus q charge। क्लियर है बेटा, ये सारी चीजें आपको जरूर लिखनी है, एक नंबर जरूर मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूं। ठीक है, सीबीएसई ने इतना इजी कर दिया स्टेप वाइज मार्किंग, प्लीज इसको जरूर फॉलो करें, प्लीज आपको कंसिडरेशन जरूर लिखनी है। ठीक है, आपको सीधा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर देना E1 ये प्लीज जरूर लिखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये नहीं लिख रहा मैं अभी, आपको ये खुद बनाना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, मैग्नीट्यूड देख रहा हूं बेटा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड का मतलब प्लस माइनस नहीं लिखते हम। क्या फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, अभी बताया था मैंने, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो के चार्ज पार्टिकल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहां से वहां तक, देखो ये डिस्टेंस आर हो गई, ये आर हो गई यहां से यहां तक, तो ये कितना हो गया, ये ए हो गया ना, है ना। अब आया ना यूजफुल, अगर तुम मान लो ए मान लेते तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, आधी कितनी हो जाती है A/2, दिक्कत हो जाती डेरिवेशन में। तो इसलिए टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहां से उस तक P तक, तो ये होगी बेटा R प्लस ए। किस अलोंग, किस तरफ जाती है ये, अलोंग वापस आ रही है, इसको मैं A बोल देता हूं, इसको मैं P बोल देता हूं, अलोंग PA, P से E की तरफ। ऐसे E2 किसके द्वारा, ये प्लस क्यू चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सारा खुद करना है। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल क्लास नहीं है, दिस इज अ वन शॉट वीडियो, तो बेटा इसलिए हमें थोड़ा ये इसमें टाइम बचाना है, कि क्यू अपॉन में आर माइनस ए स्क्वायर। ये किस होगी, अलोंग, ये तो उधर भाग रही है ना, किस तरफ, बीपी। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकालना बेटा, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा
E इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास E2 माइनस E1। ठीक है, चलो रखो E2 माइनस E1 कर लो, तो क्या आ जाएगा, E2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E2 इज के क्यू अपॉन में R माइनस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में R प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लो, के कॉमन आ गया, क्यू कॉमन आ गया, वो क्या बच गया, 1 अपॉन R माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए स्क्वायर। इतना मैथमेटिक्स तो आपको आता है। ठीक है, अब डरते हो खामखा, सब कुछ आता है बेटा आपको। ये a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। देखो a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई होके क्या देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दो इसको जरा, तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और पूरा बाहर स्क्वायर तो बाहर भी स्क्वायर लिख दो। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो। अब ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एलसीएम लेके प्लस और प्लस। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो सॉल्व करने के लिए यहां मैं लिख देता हूं E इक्वल टू, सॉल्व कर लो बेटा और स्क्वायर खोल लो, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2RA अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 2RA 4RA, के क्यू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा। अच्छा यहां से देखो, इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर रहा हूं, के क्यू इंटू 2A इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्यू इंटू 2A क्या होता है, P, क्या होता है बेटा, P। ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 के पी अपॉन R इंटू आर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ गया बेटा, क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, ये लिख रहा हूं, E इक्वल टू 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां एक स्पेशल केस है, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो a को नेग्लेक्ट कर दो, r की पावर क्या हो जाएगी 4, है ना, एक नेग्लेक्ट हो गया भाई। अगर r बहुत ज्यादा है, ये r बहुत ज्यादा है a से, और होना भी चाहिए क्योंकि डाइपोल की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक r की पावर 4 हो जाएगा, एक r का कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले r से, तो 2kp अपॉन में r क्यूब आएगा। ठीक है बेटा, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सियल लाइन। किसका है बेटा, ये एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट करने का। समझ के आगे चलते हैं हम, इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन का देख लेते हैं। देखो इक्वेटोरियल लाइन कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस उस डाइपोल को जो एक्सियल लाइन पे था उठा के 90 डिग्री पे कर देना है, बाकी सारी चीजों को नहीं छेड़ना है। तो ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों, डिस्टेंस कितनी है 2a, यहां पे निकालना है, ये P पॉइंट यहां था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये प्लस है तो बाहर की तरफ भगेगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये माइनस है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागेगी, सो माइनस E2 आ जाएगा। समझ के बेटा, E2 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक P डिस्टेंस कितना था, सेंटर से R डिस्टेंस था, अगर ये 2a है तो ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ये थीटा हो गया एंगल, ये थीटा हो गया बेटा। ठीक है, अच्छा देखो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागेगी क्योंकि नेगेटिव है ना, तो देखो अब यहाँ पे निकाल लो, पैरेललोग्राम दिख रहा है, बन रहा है, पैरेललोग्राम से मेथड से सॉल्व कर दो। ये थीटा हो गया भाई, ये थीटा तो ये थीटा, ये z बन रहा है यानी ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, देखो E1 ये है तो ये हो जाएगा बेटा E1 cos थीटा, जिस लाइन के साथ एंगल बनता है वो cos है, ये वाली cos हो गई, E1 है ना, इसके साथ एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, तो ये cos थीटा हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा E1 sin थीटा। ठीक है बेटा, ऐसे ये E2 है, इसके साथ थीटा बना रहा है तो E2, ये हो जाएगा E2 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। ठीक है, अच्छा अगर E1 और E2 सेम हो गए तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, होंगे भी, देखो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है ना, तो बस अपोजिट नेचर है तो E2 और E1 क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू माइनस, वही कंसीडर कर देना भाई, ये ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है। तो माइनस क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू किससे, माइनस क्यू चार्ज। तो क्या होगा बताओ, हो जाएगी E1 इक्वल टू के क्यू, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, इसकी इसकी यहां डिस्टेंस कितनी है बेटा, देखो ये ए है ये आर है, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में और उसका होल स्क्वायर, आर तो स्क्वायर होता है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है बेटा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, समझ के। ऐसे ही E2 निकाल लो, E2 क्या हो जाएगा बेटा, E2 निकाल लो, ये कितना आएगा के क्यू बाय, ये भी सेम आएगा, क्यों, डिस्टेंस इसकी भी सेम ही है, यहाँ डिस्टेंस ए हो गया, ये आर हो गया, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आएगा बेटा। तो कैंसिल हो गई, इसका मतलब E1 और E2 हमारी सेम है, जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे, तो ये दोनों कैंसिल हो गई, यानी E2 और E1 हमारी सेम है बेटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बस कितने कंपोनेंट बचे, यही बचे दोनों, ये तो कैंसिल हो गई, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, दोनों को ऐड कर लो, E1 cos थीटा प्लस E2 भी तो E1 ही हो गई, तो 2E1 cos थीटा, क्योंकि इक्वल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2E1 cos थीटा, 2 E1 की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर मतलब अंडर रूट तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर, cos थीटा क्या होता है, cos होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ए, इस ट्रायंगल में बेस ए, हाइपोटेन्यूज कितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा कि ये हो जाएगा Q इंटू 2a, ये तो P बन गया बेटा ऊपर, देखो Q 2a, 2 भी तो है ऊपर, तो P हो गया ये, तो क्या हो गया बेटा E इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास P और K बच रहा है ऊपर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, देखो ये पावर 1 है और रूट पावर कितनी होती है आधी, तो ये हो जाएगी बेटा 1 और आधा कितना होगा 3/2, है ना, रूट वाली पावर कितनी थी, हाफ होती है, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां भी वही स्पेशल केस लगा दो, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, के क्यू अपॉन में, देखो ये खत्म, तो r की पावर स्क्वायर बाय 3/2, ये r की पावर 3/2 मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, तो ये r की पावर q भी बचेगा। तो इसका मतलब देखो अगर हम ध्यान से देखें एक्सियल और इसका क्या रिलेशन है, e एक्सियल उसमें 2 आ रहा था और e इक्वेटोरियल, तो ये आएगा बेटा 2, इसका ट्वाइस होती है, उसमें 2 आ रहा था इसमें नहीं आ रहा था, तो दोनों का करेंगे रेशियो, तो ये आ जाएगा 2, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो इक्वेशन करा लेते हैं, देखो यहां पे मान लो एक पॉजिटिव प्लेट है बेटा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, किस तरफ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ऐसे यूनिफॉर्म, अगर इन दोनों के बीच सब गैप बराबर रहता है तो यूनिफॉर्म मानना है, ठीक है। अब मैंने ना एक डाइपोल रख दिया, इस फील्ड में मैंने एक डाइपोल रख दिया यहाँ पे, ये ठीक है, ओके, इस डाइपोल मैंने रख दिया यहाँ पे, और इसको मैंने माइनस क्यू बोल दिया, इसको प्लस क्यू। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, देखो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, सीधी सी बात है, देखो ये जो है ये नेगेटिव वाला ये धीरे धीरे इसको अपनी तरफ बुलाएगा और पॉजिटिव वाला इधर बुलाएगा, इसमें फोर्स कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स, ध्यान रखना अभी पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो F इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसको इधर कितना कौन सा फोर्स खींचेगा, माइनस क्यू ई, और इसको इधर कौन सा फोर्स खींचेगा, प्लस क्यू ई, तो नेट फोर्स तो इन दोनों के बीच में कितना हो गया, 0, नेट फोर्स 0 होने का मतलब डाइपोल ऐसे नीचे पक जाएगा इसके, यार ये ऐसे नीचे पक जाएगा, क्यों, जितना फोर्स उधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है। अब डाइपोल क्या करेगा, डाइपोल के साथ मुसीबत, डाइपोल करे तो करे क्या, तो डाइपोल को धीरे धीरे पॉजिटिव खींच रहा है अपनी तरफ, तो डाइपोल धीरे धीरे रखा ऐसे 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 सीधा हो जाएगा अपनी तरफ, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्यों, अब नेगेटिव किसकी तरफ आ गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ, नेगेटिव, तो डाइपोल धीरे धीरे रोटेशन देगा, और जहां रोटेशन आ गई मतलब वहां टॉर्क, समझ के। तो ये ध्यान रखना, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स जीरो, नेट फोर्स क्या होता है बेटा, जीरो होता है, पर टॉर्क नहीं जीरो होता, टॉर्क नेट जीरो नहीं होता। और नॉन यूनिफॉर्म में, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एफ नेट वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, नहीं होगा, और टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। मतलब ना तो टॉर्क नॉन यूनिफॉर्म में, ना तो नेट फोर्स जीरो होगा, ना ही टॉर्क नेट जीरो होगा। तो डाइपोल घूमता हुआ चिपक ऐसे चिपक जाएगा उस टाइम जब नॉन यूनिफॉर्म होगी। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक पोलैरिटी ज्यादा पावरफुल होगी, तो डाइपोल उस तरफ भाग जाएगा घूमते हुए, ठीक है। टॉर्क भी एक्सपीरियंस कर। अब टॉर्क निकालना है बेटा। टॉर्क क्या होता है, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके लिए? देखो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है हमारे पास, ठीक है, यानी जो फोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो एक्सटर्नल फील्ड का फोर्स है वो किस तरफ होगा, इस तरफ। इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, देखो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है बेटा, ठीक है। तो ये जो डाइपोल की जो डिस्टेंस होती है वो तो 2a होती है, हमारे पास ये थीटा हो गया, ठीक है। तो टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कंसीडर कर लेना भाई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेट फोर्स कितना है, क्यू इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाले डिस्टेंस निकालो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली, इसका नाम दे देते हैं ए बी और ये सी, बी सी निकालनी है। तो बी सी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन में। साइन क्या होता है, साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी। तो बी सी इक्वल टू आ जाएगा ए बी साइन थीटा। ए बी है कितना, ए बी हमारा 2a साइन थीटा, तो बी आ जाएगा क्यू इंटू 2a साइन थीटा। तो क्यू इंटू 2a क्या होता है बेटा, क्यू इंटू 2a होता है हमारा पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास पी ई साइन थीटा, और टॉर्क इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, पी क्रॉस ई। क्या होगा बेटा, पी क्रॉस ई, क्योंकि साइन थीटा किस में खुलता है बेटा, प्रोडक्ट इसमें खुलता है हमारे पास, किस में खुलता है बेटा, सी साइन थीटा इसमें खुलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो जब डाइपोल ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पोजीशन पे, देखो डाइपोल जो हमारा ऐसे जा रहा है बेटा, ये जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे घूम रहा है हमारे पास, ठीक है। तो किसी भी पोजीशन पे डाइपोल यहाँ है तो यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी बताइए आपको, द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो डाइपोल मान लो घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, मान लो डाइपोल यहाँ था, पहले एंगल कितना था, θ1, अब बाद में डाइपोल घूम के यहाँ आ गया, ठीक है। तो उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी उस पोजीशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो वर्क डन से। एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे होगा टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो घूम रहा है ना। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बेटा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन कर दो, कहां से, θ1 से θ2, तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेशन डब्ल्यू, पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है, इंटीग्रेशन माइनस होता है, माइनस θ1 से θ2। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, माइनस बाहर ले लो, पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान रखना। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया वेक्टर। गिवन एरिया वेक्टर, एरिया क्या होता है वैसे बताओ मुझे, एरिया इज ए स्केलर और वेक्टर? एरिया इज ए स्केलर। फिर मैं एरिया वेक्टर क्यों बोल रहा हूं, देखो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी भी गिवन शीट को क्रॉस कर रही है, यहाँ पे क्या वो एंगल डिपेंडेंट है? हाँ डिपेंडेंट है। क्यों? अगर मान लो एक शीट है, देखो दिस इज अ शीट, ठीक है। अब इसमें कितनी लाइंस गुजर रही हैं, क्या उसका एंगल पे डिपेंड करेगा? कुछ लाइन को मैं ऐसे गुजर इसमें डालने की कोशिश करूं या ऐसे लाइन घुसाने की कोशिश करूं, तो भाई ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगी लाइन इसमें से पास होके।
सबसे ज्यादा लाइन ऐसे जाएंगी, तो एंगल पे डिपेंड है। तो एंगल दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में बनता है, समझ के। सो अगर मान लो, देखो यहां पे, तो एरिया को एरिया वेक्टर कैसे बनाएंगे, तो उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा है, अगर हम एरिया को एरिया वेक्टर बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, एरिया वेक्टर, तो जो एरिया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल से। नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखो 1 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर तो सेम ही रहा, पर उसको डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो लाइन इसको क्रॉस कर रही है वो डिपेंड करेंगी एंगल से। किससे, एंगल, किसी से तो बनना चाहिए ना वो एंगल, तो इसलिए नॉर्मल हम एरिया के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ताकि उसको डायरेक्शन मिले, तो थीटा। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, समझ के, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझ के, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, सो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा, फ्लक्स फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस। डी एस मतलब सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया है ना, छोटा है। अगर बड़ा है एरिया तो हम सीधा लिख सकते हैं ई डॉट डी एस, इसके इक्वल होता है। और डॉट प्रोडक्ट क्या पता किससे खुलता है बेटा, कॉस थीटा से। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, ई एस कॉस थीटा, समझ के। तो अगर देखो थीटा की वैल्यू 0 हुई तो फ्लक्स मैक्सिमम आएगा, ई डॉट एस आएगा, फ्लक्स पॉजिटिव। अगर थीटा की वैल्यू कितनी हुई 90, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। देखो 90, ऐसे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस ही नहीं कर सकते इसको, है ना। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन देखो जरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के और क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, एक तो सीधा सिंपली इससे से कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इससे कर सकते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन चलो कराऊंगा मैं इसका। ठीक है, पहले गॉस थ्योरम पढ़ लेते हैं। अच्छा, गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम ने बताया कि देखो तुम ना फ्लक्स ऐसे मत निकालो ई एस कॉस थीटा से, मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल फॉर्मूला देता हूं। क्या, कि कभी भी तुम्हें फ्लक्स निकालना है, मतलब फ्लक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है, तो बस तुम ना जो चार्ज है उस बॉडी के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 1/ε0 से। बट इसकी एक लिमिटेशन है, ये ध्यान रखना, एप्लीकेबल, इन लिमिटेशन क्या है इसकी, ये जो एप्लीकेबल है सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस, इसका मतलब कुछ नहीं है, कुछ और लिख रहा था मैं, लिख गया है, एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, क्लोज सरफेस, हाँ हर क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। क्लोज्ड मतलब, क्लोज सरफेस क्या होती है, जिसके एंड नहीं हो, जैसे एंड जैसे शीट, शीट के शार्प पॉइंट है ना बेटा, ये शार्प, हाँ अगर शीट को फोल्ड कर लो, ये क्लोज सरफेस नहीं है क्योंकि ये किसी को इनक्लोज नहीं कर रही है, दिस प्लेन। अगर इसको मैं ऐसे फोल्ड करके ऐसे बना लूं तो दिस इज ए क्लोज सरफेस। क्या ये क्लोज सरफेस है, ये समझ के बोलो। ठीक है, तो क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है गॉस थ्योरम। ओके, ध्यान रखना। अब जैसे क्वेश्चन में आ सकता है, देखो एक क्वेश्चन मान लो एक, देखो इसके अंदर कितना फ्लक्स है, मान लो ये हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इक्वेशन आ सकता है अब यहाँ पे, देखो ये प्लस क्यू चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ऊपर भी जा रही है। तो उसने पूछ लिया मान लो एक फेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ सकती है। फेस मतलब दीवार, कितनी फेस होती है एक बॉक्स में, एक रूम में कितने दीवारें होती है, फेस मतलब दीवारें, कितने फेस है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर नीचे भी काउंट होंगे बेटा 6। देखो इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कितनी होंगी, वो कितने फेस है, पहले तो 6 फेस में हैज फ्लक्स, कितना फ्लक्स हो सकता है मैक्सिमम, वो तो गॉस ने बता दिया, वो कितना हो सकता है, Q/ε0 हो सकता है। मुझे एक फेस का चाहिए, तो एक फेस का क्या हो जाएगा, Q/6ε0। आए समझ में, बोलो, ऐसे तो आएगा। तो अगर एक फेस का निकालना तो Q/6ε0। अच्छा, कॉर्नर में कितने कॉर्नर है एक रूम में, 8,
सो 8 कॉर्नर, अगर कॉर्नर में निकालने तो 8 कॉर्नर के पास कितना फ्लक्स है बेटा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक का कितना हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन, यही आएगा। समझ के बेटा, क्लियर है बेटा। तो इस चीज को ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, मैंने देखा है प्री बोर्ड में भी दिया था मैंने क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या था कि मान लो यही है बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, और चार्ज को यहां रखा है मैंने यहाँ पे, तो वो बताओ इसके फेसिस से कितना फ्लक्स जाएगा। मान लो एक कॉर्नर है, वो वाला कॉर्नर है भाई, वहां पे मैंने एक चार्ज रख दिया, तो वो चार्ज की जो लाइन से निकल रही है वो कहां कहां जाएंगी। देख उस दीवार से नहीं जा सकती जहां पे रखा है, ऊपर वाली पे नहीं क्रॉस कर सकती, पैरेलल है वो भी पैरेलल है, इससे भी नहीं जा सकती। कौन कौन सी, ये वाली दीवार इसमें से जा सकती है, तीर है ना, उधर जा सकती है कुछ निकल के, इधर जा सकती है सामने वाली से। समझ के, कौन कौन दीवार बच गई, ये वाली और ऊपर वाली। तो 3 फेसिस से जा सकता है। सो 3 फेसिस हैज फ्लक्स। हमें पता कॉर्नर का फ्लक्स कितना होता है, 8 बाय एप्सिलॉन नॉट। एक फेस में कितना होगा, क्यों बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। इस चीज को ध्यान रखना बेटा, ठीक है, समझ के। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। देखो क्या वायर में गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, बताओ पहले मुझे, बोलो वायर में गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। काहे नहीं लगा सकते, वायर क्लोज सरफेस नहीं है। तो वायर को मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो एक वायर है, वायर की सिमेट्री कैसी होती है बताओ, वायर कैसी सिमेट्री के, वायर एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, वायर को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो ये मान लो ये वाली जो वायर है ये थी वायर, ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने एक ऐसा सिलेंडर बना लिया, ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस, ठीक है, गॉस थ्योरम लगाने के लिए, ठीक है बेटा, ओके ठीक। अब ये वायर यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब चार्ज है पूरा मस्त, चार्ज फैला हुआ है इसमें, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, लाइन पे फैला हुआ है ना। ये सिलेंडर तो मैंने अपनी सूटेबिलिटी के लिए बनाया है ताकि मैं गॉस थ्योरम लगा सकूं इस पे, समझ गए बेटा, ओके। अब ये जो चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस इधर जाएगी भाई, समझ के। मान लो यहाँ सरफेस, पहले कर्व्ड सरफेस के लिए निकालते हैं, ऐसे इधर भी जाएगी, ठीक है बेटा, ऐसे इधर भी जाएगी, समझ के, ऐसे इधर भी जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक इधर भी जाएगी, ठीक है। अब देखो ओके, पहले कर्व्ड के लिए निकालते हैं, कंसीडर कर लेना भाई, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, मान लो इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक एल है, लेंथ है ना, रेडियस आर है, क्लियर है, ठीक, जहां पे हम गॉस थ्योरम लगा रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो ये जो है ये स्मॉल सरफेस एरिया है ds, है ना, तो इसका नॉर्मल किस तरफ होगा, इधर होगा नॉर्मल, इस पे नॉर्मल किधर होगा, इधर होगा, समझ के। तो पहले कर्व्ड के लिए निकाल रहा हूं, तो नॉर्मल इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। सो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होती है, जो फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक, हाँ फ्लक्स वो किसके इक्वल होता है बेटा, वो होता है E डॉट ds, इसको बोलते हैं क्लोज सरफेस। हाँ ये शायद मैं पीछे लिखना भूल गया, जो फ्लक्स है वो E डॉट ds और वो किसके, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये गॉस ने बताया था, ठीक है, मैंने सीधा ही लिख दिया। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड, ये क्लोज्ड का निशान है, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, देखो फिर बता रहा हूं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज पाथ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, समझ के, ओके। तो ई डॉट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds का एंगल देख लो, ds मतलब नॉर्मल के बीच में, तो ये कितना एंगल है बेटा, cos 0, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है और जो सरफेस एरिया है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है। इधर कैसे है सर, जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी ना बेटा वही सरफेस एरिया की डायरेक्शन होगी, और ये एंगल किसके बीच में बन रहा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में, दोनों पैरेलल है। हम पहले किसके निकाल रहे हैं, फॉर कर्व्ड के लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए, समझ के, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 0 कितना होता है भाई, तो यहाँ E डॉट ds इज इक्वल टू cos 0 1 हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। E डॉट प्रोडक्ट E ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, सारे सरफेस एरिया को ऐड करोगे तो S बनेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
यस 2 पाई आर एल, एच होता है वैसे, यहाँ पे एल है, लेंथ कितनी है, एल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, यही आएगा बेटा। ठीक है, अच्छा चार्ज डेंसिटी की टर्म में कैसे लिख सकते हो इसको बेटा, क्यू बाय एल क्या होता है, चार्ज बाय लैम्बडा होता है क्यू बाय एल क्या होता है, लैम्बडा होता है ना, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा हमारा चार्ज डेंसिटी होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बेटा हमारा लैम्बडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये कर्व्ड के लिए है ना, और इनके लिए बेस, इनको बोलते हैं बेस, ये ढोलक के जो जिनको बजाते हैं इसके लिए, फॉर बेसिस के लिए। अब बेस में देखो जरा, ई डॉट डी एस लगाओ भाई, गॉस थ्योरम इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका सरफेस एरिया देखो, ये सरफेस एरिया है इसका, इसमें नॉर्मल ड्रॉ करो बेटा, इधर जाएगा नॉर्मल, इसका नॉर्मल में परपेंडिकुलर, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ऐसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस पे ये सरफेस एरिया है, इस पे नॉर्मल इधर खींचेगा तो एंगल कितना होगा 90, तो cos 90 हो जाएगा, तो ई डॉट डी एस cos 90 कितना होता है 0, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0। क्लियर है, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास नहीं करेगी, कर्व्ड सरफेस ही ऐसे पास करेगी। ठीक है बेटा, सो ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का केस है। आगे आते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन चार्ज शीट। अब चार्ज शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाना है हमें, ठीक है, तो ये चार्ज शीट है मान लो हमारे पास, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, आ जाओ, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये चार्ज शीट है हमारे पास, इस पे कितना चार्ज है बेटा, क्यों चार्ज है, दिस इज अ चार्ज शीट, ये हमारी चार्ज शीट है बेटा, ठीक है, इस पे चार्ज है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पास हो रही है, कुछ इधर हो रही है। हम सबसे पहले क्या इस पे गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ये क्लोज नहीं है, समझ के, तो क्लोज के लिए क्या करो, ऐसे एक सिलेंडर इससे भी ऐसा लगो, कंसीडर करो कि एक सिलेंडर है बेटा, वो क्या कर रहा है, इससे पास होके जा रहा है, ठीक है, सिलेंडर मान लो, स्फीयर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, समझ के, ओके, या फिर एक सिलेंडर पास, ताकि मैं गॉस थ्योरम लगा सकूं। दिक्कत ये है ना कि जो गॉस थ्योरम है वो सिर्फ ना किस पे एप्लीकेबल है बेटा, क्लोज सरफेस पे, तुम कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर मान लो, कुछ और मान लो, ठीक है, बस ये है कि क्लोज होनी चाहिए बेटा, क्योंकि वो सरफेस एरिया तब भी कट जाएगा, सरफेस एरिया शीट का ही आएगा, देखना काम, अभी मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है बेटा और इधर भी जा रही है हमारे पास, ठीक है, ओके, तो टोटल फ्लक्स गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, पाई इक्वल टू ई डॉट डी एस क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों बताओ मुझे भाई, रीजन ये है बेटा कि 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि मान लो 10 लाइन इधर से निकल रही है और 10 इधर से निकल रही है, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, 10 और 10 20, पर हम गॉस थ्योरम सिर्फ इधर वाले के लिए लगा रहे हैं अभी, है ना, समझ के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है और ये हमारा सरफेस एरिया ds हो गया इधर, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आ रही है और सरफेस एरिया मान लो यहाँ पे ds हो गया है Cl, ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और 2 EDS खोल लो इसको, EDS cos 0, एंगल दोनों सेम हो गया इधर, cos 0 इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी E डी cos 0 1 हो जाएगा, 2 E और ds इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, E और ds का इंटीग्रेशन तो s हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा क्यू क्या होता है, देखो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी, क्यों, क्योंकि 2 डायमेंशन है और 2 डायमेंशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी लगती है क्यू बाय s, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू s, यहाँ पे रखो, तो क्या आ जाएगा E इक्वल टू 2E इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाय Q की वैल्यू डाल दो सिग्मा इंटू s अपॉन में, और यहाँ s भी है एप्सिलॉन, देखो s से s कट गया ना, तभी मैं कह रहा था कि कोई भी सरफेस या कोई भी क्लोज सरफेस हम मान सकते हैं, सिलेंडर मान लो या कुछ और मान लो, जो भी क्लोज होगा, स्फीयर मान लो, ठीक है, सेमी स्फीयर मान लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सरफेस एरिया खत्म हो जाएगा, तो E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करती नहीं
है ना। तुम इस शीट को शीट ही रहने दो, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इसकी सरफेस पे कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसको मोड़ के सिलेंडर बना लो तब भी इतनी होगी, स्फीयर बना लो इसको तब भी सरफेस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी, याद रहे, ठीक है। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती नहीं है। अच्छा, इफ शीट इज थिक, अगर शीट थिक हो जाए, जैसे मान लो इस थिन शीट है ऐसी, और एक और शीट थिक कब बन जाएगी, जब एक और ऐड कर दो इसमें, है ना, तो डबल कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E बाय सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो शीट हमारी थिक है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी, समझ के। और शीट इनफाइनाइटली थिन है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आगे एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। अ लार्ज शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी इतना इतना इन लाइज इन एक्स वाई प्लेन। देखो प्लेन बना लेते हैं हम, ये एक्स, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन पे एक शीट है बेटा, एक ऐसी शीट रखी हुई है ऐसी यहाँ पे, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है और ऊपर जेड प्लेन है ऐसे। इसका नॉर्मल किस तरफ जाएगा, इसका नॉर्मल इधर जाएगा भाई, एक शीट ऐसे रख दी मैंने, इसका नॉर्मल इधर जाएगा, है ना, ओके। अब कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर। अच्छा, ये शीट कैसी है, सर्कुलर है, कैसी है बेटा, सर्कुलर शीट है ये ऐसी, ओके। उसकी रेडियस 1 मीटर सेंटीमीटर है, कितनी रेडियस है बेटा, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जेड एक्सिस है, इसका नॉर्मल का एंगल देखो जेड एक्सिस से, मतलब ये शीट थोड़ी सी ऐसे टिल्ड है, जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रही है ऐसे, जेड एक्सिस से एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री बना रही है, ठीक है। जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 60। सो फ्लक्स निकाल लो। सो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा या ई एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड शीट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी निकाला था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सरफेस एरिया। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर शीट है तो पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस, कितना एंगल है, 90 डिग्री। याद रहे बेटा, एंगल देखना है तुम्हें किसके वर्सेस, नॉर्मल, इसका नॉर्मल का एंगल किसके, जेड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसने बोला है किसके अलोंग है, जेड एक्सिस। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल देखना है, किसके बीच में, खाओ मां कसम, हमेशा एंगल देखोगे किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में, ना कि शीट के बीच में। मतलब शीट का जो प्लेन है वो प्लेन तो किस पे है, एक्स वाई प्लेन पे, उसका नॉर्मल देखो किस तरफ है, उसका नॉर्मल किस तरफ है बेटा, जेड की तरफ है। अगर मान लो ये शीट इस तरफ होती है, बताओ तब एंगल कितना बन जाता। मान लो शीट अगर यहां होती, इस प्लेन में होती, इसका नॉर्मल किस तरफ होता, इधर, किस अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, अगर शीट ऐसे होती, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड की तरफ होती तो एंगल कितना होता, 90 डिग्री। तो कोस 90 लिखते हैं, समझ के। तो इस चीज को ध्यान रखना बेटा, सॉल्व कर लो, सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, समझ में आया, ओके। तो इसका पैरेलल का और एक पैरेलल शीट का, ओके, वो और करा देता हूं। देखो अगर मान लो एक की जगह दो पैरेलल शीट है, देखो एक की जगह दो पैरेलल शीट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अबे हाँ, एक शीट यहाँ है, तो ये मान लो ये प्लस, एक केस ऐसा भी आता है ये प्लस है, अभी दोनों को हम प्लस ही मान लेते हैं, ठीक है। ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सिग्मा 2 है। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, बाहर की तरफ E1, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर की तरफ है। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहां से इधर बाहर से निकलते हुए E2 अंदर नहीं घुसेगी, उसके अंदर बाहर से आएगी, इधर से या उसके पीछे से वो भी इधर आएगी। इधर देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ऐसे एरो नहीं बना सकता क्योंकि बाहर का मतलब इधर, E1 इधर, E1 मतलब इसकी फील्ड, E2 इसकी फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ये भी बाहर की तरफ भागेगी इधर, इसके अंदर नहीं जाएगी, ध्यान रखना, उधर से इधर आ जाएगी। यहां पे देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी आएगी, E1 बाहर की तरफ इधर जाएगी, भागेगी, इसकी भी बाहर की तरफ इधर जाएगी, एरो इधर नहीं आ सकती क्यों, इनसाइड है वो, ठीक है। तो हमें डिफरेंट जगह पे जाननी है, यहाँ पे और यहाँ पे, तीन जगह पे जाननी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई फर्स्ट रीजन में, इन रीजन फर्स्ट, तो रीजन फर्स्ट में देखो साइन कन्वेंशन मान लेना बेटा, लेफ्ट वाले नेगेटिव मान लो, राइट वाले पॉजिटिव मान लो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, दोनों लेफ्ट की तरफ है तो -E1 -E2, दोनों लेफ्ट है तो शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा 1/2 ε0। दूसरी शीट की कितनी होगी, सिग्मा 2/2 ε0। 1/2 ε0 कॉमन आ गया तो क्या आएगा, सिग्मा 1 + सिग्मा 2। ओके, ऐसे ही ये हमने फर्स्ट रीजन में आया। इस सेकंड रीजन में कितना हो जाएगा, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ है तो क्या आ जाएगा 1/2 ε0। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों कौन सी राइट की तरफ है, E1 राइट है और E2 लेफ्ट है तो लेफ्ट को नेगेटिव मान लो। सिग्मा 1/2 ε0 सिग्मा 2, इनकी वैल्यू रख लो, क्या कॉमन आएगा 1/2 ε0 सिग्मा 1 - सिग्मा 2। ये हमारी सेकंड रीजन में है। ऐसे थर्ड रीजन में निकाल लो, ई थर्ड रीजन मतलब उस तरफ, दोनों राइट साइड में तो दोनों प्लस आएंगे, क्या आएगी सिग्मा 1/2 ε0 सिग्मा 2/2 ε0। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा 1/2 ε0 कॉमन लेंगे, सिग्मा 1 + सिग्मा 2, सिग्मा 1 + सिग्मा 2। ये ध्यान रखना बेटा, क्लियर है। अब यहां से एक स्पेशल केस आता है, कई बार वो बोलेगा सिग्मा 1 को मान लो प्लस सिग्मा रख दो या इसको माइनस सिग्मा रख दो, बस आपको रिजल्ट हमेशा ये निकाल के रखना है। अब बस वैल्यू रख लो, आप सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा रख दो, माइनस उसकी जगह माइनस सिग्मा रख दो, समझ गए। जो आंसर आएगा, जैसे अगर यहाँ पे मान लो सिग्मा की वैल्यू सिग्मा रखी, सिग्मा 1 की और सिग्मा 2 की माइनस सिग्मा, तो 0 हो जाएगा। होना भी चाहिए कैसे, इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी और अगर ये नेगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल जाएगी, तो दोनों कैंसिल कर देंगे, समझ के। क्लियर है बेटा, बस आपको ये है जनरल फार्मूला, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देना बस फाइनल में आके, समझ के। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और कोई भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख सकते हैं बेटा, यूर वेलकम, यूर मोस्ट वेलकम। ओके, कोई टॉपिक है, कोई डाउट है तो प्लीज शेयर विद अस, ठीक है। और प्लीज मेरे साथ रहिए इस सीरीज के अंदर पूरा, ठीक है, और डेफिनेटली हम जरूर इसमें कामयाब होंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, थैंक यू।